आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्रिकेटिंग लीग के तौर पे आज देखा जाता है। हाल ही में एक ऑक्शन हुआ जिसके अंदर में राजस्थान रॉयल्स और विराट कोहली की आरसीबी की टीम बिकी और इसकी कीमत लगती है लगभग 15-16 हज़ार करोड़। आप सोचो कि 2008 के अंदर में जब ओरिजिनल ऑक्शन हुआ था तो जो बोली लगी थी वो $75 मिलियन के आसपास थी। उस समय डॉलर का रेट आज की तरह 90 पार नहीं था, 40 के आसपास हुआ करता था। यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास में खरीदी गई जो टीमें हैं वो आज 15,000-16,000 करोड़ बिक रही हैं। इतना ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन तो कई बार मार्केट के अंदर में आपको कोई स्टॉक एक्सपर्ट भी नहीं दिला पाता है। लेकिन आईपीएल की जो शुरुआत की कहानी है ना, ये कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल या एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है, ये एक बदले की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। द गफलत के इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो आप ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ जाओ। देश के अंदर में जो भी कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स की जो खबरें हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, हेल्थ, साथ ही साथ ऐसे ही कई सारी अनसुनी कहानियां और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जा रहा होता है। नाउ आईपीएल की कहानी को समझने के लिए ना हमें इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद के समय में जाना पड़ेगा। 84 में इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है, 85 के अंदर में एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी समय एक अमीर फैमिली का एक अमीर लड़का न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा था। न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते समय ये एक ड्रग कार्टेल के संपर्क में आ जाता है, गलती से या जो भी रीज़न रहा हो, हमें नहीं पता उतना ज़्यादा डिटेल में, पर्सनल लाइफ है भाई किसी की। यहाँ पर एक डील होती है कोकेन की, आधे किलो कोकेन, जिसको ये लड़का जो था, अमीर लड़का, अमीर फैमिली का लड़का, ये $10,000 के अंदर में एक्वायर कर रहा था न्यूयॉर्क के अंदर में। बाद में पता चलता है कि वो जो डीलर था वो एक फ्रॉड था। माथे के ऊपर शॉटगन रखता है, पैसे लेता है, रफू चक्कर हो जाता है बिना ड्रग या कोकेन दिए हुए। इनको शक होता है अपने दोस्त पे कि वो हो सकता है इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर में इन्वॉल्व हो। उसको जाते हैं, मारपीट करते हैं, इनके ऊपर किडनैपिंग का और ड्रग के पोजेशन के चार्ज लगते हैं। यूएस के अंदर में इनका ट्रायल होता है, सज़ा मिलती है और साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस भी मिलती है कि 2 साल आपको करनी पड़ेगी। बाद में किसी तरीके से हेल्थ रीज़न भी बताते हैं और साथ ही साथ जो फैमिली के कनेक्शन है, भाई अमीर ज़्यादा थे, फैमिली के कनेक्शन को भी यूज़ करते हैं और उसके थ्रू इनको इंडिया आने का समय मिलता है। ये जो इंसान जिसकी हमने आपको ये भूमिका बताई है, कोई और नहीं, आईपीएल का रचयिता ललित मोदी साहब थे। भारत में आने के बाद ये अपने पिताजी के बिजनेस के अंदर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, जो इनके फादर किया करते थे। तो ये अपनी खुद की एक कंपनी खोलते हैं पिताजी की मदद से, जाहिर सी बात है, जिसका नाम था मैन, यानी कि मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क। और 1993-1994 में वो पहले आदमी बनते हैं जो कि फैशन टीवी, ईएसपीएन जो आपकी चैनल है और डिज्नी है, इसको ये भारत में लेकर के आते हैं। ऑल्दो 93-94 के बाद इनको जो राइट्स हैं वो वहाँ पर मिलते नहीं है, है ना। वाई? बिकॉज इनके ऊपर वहाँ पर भी आरोप लगता है कि थोड़ा सा ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को कर रहे थे, कि जो इनका प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, जो इनको पैसे मिल रहे हैं, वो मिस रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कंपनियां उनको वहाँ पर सच बता नहीं रहे हैं और अपने जेब के अंदर वो पैसे डाल रहे हैं। वो चीज़ चली जाती है। आता है साल अब 95-96। आपको याद होगा 1996 के अंदर में वेल्स वर्ल्ड कप आपका हुआ था, जिसको भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका उसका मेज़बान था या फिर उसको होस्ट कर रहा था। इसका एक अलग ही क्रेज़ था और 95 से एक माहौल बना हुआ था। उसी समय मौके पे चौका मारने की कोशिश करते हैं ललित मोदी साहब और बीसीसीआई के सामने जाकर के प्रपोज करते हैं कि एक हम 50 ओवर्स का टूर्नामेंट लॉन्च करते हैं जो कि इंटर सिटी होगा। जैसे आईपीएल में अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स है ना, वैसे इंटर सिटी टूर्नामेंट होगा, बस 50 ओवर का रहेगा वो, और इसके अंदर में विदेश के खिलाड़ी भी आ पाएंगे। ये मॉडल उस समय बहुत ज़्यादा बीसीसीआई को समझ में नहीं आता है। उसके करता धरता जो उस समय प्रेसिडेंट थे, वो थे क्रिकेट की दुनिया में, एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में बहुत बड़े जाने माने नाम, रिस्पेक्टेड फिगर अब नहीं है दुनिया के अंदर में, जगमोहन दालमिया साहब। वो इस मॉडल को वहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। रीज़न बहुत सारे बताए जाते हैं कि इनएक्सपीरियंस है, कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है क्रिकेट का, जो भी रहा हो। लेकिन ये मलाल, ये जो गम है ना, ये जो रंजिश है दालमिया के साहब के लिए, वो ललित मोदी साहब के दिल में वहाँ पर आ जाती है। और ये बताता कौन है? बीसीसीआई के अंदर में ही लंबे समय तक रहे एक एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम है रत्नाकर शेट्टी। उन्होंने एक किताब लिखी, अपनी एक बायोग्राफिकल अकाउंट लिखा जिसका नाम था ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। इसके अंदर में पूरे वाक्य का यहाँ पर जिक्र करते हैं। अब कट्टू यहाँ पर समझ जाते हैं ललित मोदी साहब कि बाहर रह करके कुछ होने नहीं वाला है, कहीं से हमें बोर्ड के अंदर में एंट्री पानी होगी। 1999 के अंदर में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 25 लाख रुपए का डोनेशन देते हैं, बोर्ड के अंदर में एंट्री भी वहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा समय तक वहाँ पर टिक नहीं पाते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट हो, फॉर वट एवर रीजन्स, इनको वहाँ पर बाहर जाने के लिए मजबूर करती है, वहाँ से इनका एग्जिट हो जाता है। अब एक और इंसान है जो इनका राइवल, मतलब डायरेक्ट राइवल तो नहीं है, लेकिन जिस आइडिया पे ये वर्क कर रहे हैं ना, आईपीएल लाइक मॉडल, उस समय आईपीएल का कंसेप्ट आया नहीं था, उस तरीके के मॉडल की चर्चा हो रही थी। तो उसी मॉडल के ऊपर एक दूसरा इंसान भी काम कर रहा था, वो भी एक रईस था इंसान, जी नेटवर्क के करता धरता सुभाष चंद्र साहब। 2002 में वो भी बीसीसीआई के सामने इस चीज़ को सामने रखते हैं। उनके तो पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे भाई, है ना, लेकिन किसी तरीके से उनको क्या मिलता है? रिजेक्शन मिलता है। अच्छा, ये दोनों लोग जो है ना, कहा जाता है कई बार कि दे वर इंस्पायर्ड बाय द प्रेसिडेंस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज कैरी पैकर। कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक मीडिया मोगल थे, मीडिया जायंट थे, है ना। ऑस्ट्रेलिया उस समय वैसे भी बड़े क्रिकेटिंग नेशंस के तौर पे था और इन्होंने आईसीसी के सामने 1978 के अंदर में एक प्रस्ताव को रखा कि मुझे आप ब्रॉडकास्टिंग राइट दो, कॉमर्शलाइजेशन करने की कोशिश की। उस समय इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, डोमिनेंट प्लेयर नहीं था क्रिकेट के अंदर में। 1983 वर्ल्ड कप भी हमने नहीं जीता था, 78 की बात है। बड़ी टीमें कौन सी थी उस समय? वेस्ट इंडीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया था और इंग्लैंड था।
अब यहाँ पर आईसीसी सेम रीजन जो सुभाष चंद्र साहब को भी दिया जा रहा है और जो ललित मोदी साहब को भी दिया जा रहा है, उसी रीजन को यहाँ पे तो बीसीसीआई मना कर रही है, वहाँ पर उनको आईसीसी मना करती है कि कॉमर्शलाइजेशन होगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं दे सकते। ऑल्दो यहाँ पर ये ब्रॉडकास्टिंग राइट की जगह आईपीएल जैसे मॉडल की बात कर रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट डायरेक्टली वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, तो उनको मना कर दिया जाता है। पैकर साहब को, पैकर साहब खुद की एक वहाँ पर लीग बना देते हैं। इस लीग के अंदर में वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और जो आपकी इंग्लैंड थी उसके बड़े बड़े खिलाड़ियों को लाते हैं। कैसे लाते हैं? 3 गुना सैलरी देके, है ना। अब यहाँ पर डर लगने लगता है आईसीसी को, और जो अपने अपने जो कंट्रीज़ की जो बोर्ड थे, उनके कंट्रीज़ के जो बोर्ड थे, उनको भी वहाँ पर डर लगने लगता है, और वो फाइनली इनको ब्रॉडकास्टिंग राइट दे देते हैं। शायद उसी चीज़ को रेप्लिकेट यहाँ पर किया जाना था, और सुभाष चंद्र साहब तो थे भी और मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए थे, लेकिन उनको भी वहाँ पर मना कर दिया था इन सारे रीज़न के बाद। तो सुभाष चंद्र साहब की जो कहानी थोड़े समय के लिए वहाँ पर दबती है, और वापस से कहानी यहाँ पर एमर्ज करती है ललित मोदी साहब की। ललित मोदी साहब 2003 में एक उनको लॉटरी लग जाती है। होता क्या है, राजस्थान के अंदर में कांग्रेस के अशोक गहलोत साहब की सरकार गिर जाती है, और वहाँ पर आती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार। अब एक म्यूचुअल फंड के थ्रू वसुंधरा जी के साथ में इनके थोड़े अच्छे खासे क्लोज कनेक्शन थे ललित मोदी साहब के, और उसके थ्रू यहाँ पर ये आरसीए के अंदर में, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से तो एग्जिट हो गया था, यहाँ पर उनको आरसीए के अंदर में एंट्री मिल जाती है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा, यहाँ भी एंट्री कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। आरसीए के अंदर में ट्रेडिशनली कई सारे दशकों से, सालों से एक कंट्रोल जो था, रूल जो था, वो रुंगटा बिजनेस फैमिली का था। अब उसको हटाए कैसे ये, है ना, क्योंकि वहाँ पर उस समय 32 डिस्ट्रिक्ट थे राजस्थान के अंदर में, आज तो 50 के आसपास है। 32, हर डिस्ट्रिक्ट से एक वोट आता था प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, आरसीए के प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए, और 66 वोट थे जो कि रुंगटा फैमिली के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर जो थे उनके द्वारा थे। तो वसुंधरा जी की सहायता लेकर के जो आरसीए का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो रूल्स थे, उसको वहाँ पर चेंज करवा दिया था, और ये 66 वोट जो थे उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। अब सिर्फ 32, हर डिस्ट्रिक्ट से एक वोट को माना जाएगा। वहाँ पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ तिकड़म जरूर की होगी, और एक वोट से ये जीत जाते हैं रुंगटा फैमिली यानी किशोर रुंगटा साहब से, और बन जाते हैं आरसीए के प्रेसिडेंट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन के जब आप अध्यक्ष बनते हो, स्टेट एसोसिएशन के जब आप अध्यक्ष बनते हो, तो आपको बीसीसीआई में एक सीट मिल जाती है, और बीसीसीआई में सीट मिलने के बाद ये अपने बदले, इनको शायद याद आता होगा, इनको एक ऐसा मौका मिलता है जिससे ये दालमिया साहब से अपना बदला भी ले लें और साथ ही साथ में आईपीएल की भी शुरुआत कर दें। यहाँ पर ये शरद पवार साहब के एसोसिएशन में आते हैं। दालमिया साहब उस समय एक्टिव थे, जीवित थे, और बोर्ड के अध्यक्ष थे। शरद पवार साहब वहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ रहे थे। ललित मोदी साहब सोचते हैं कि भाई एक ऐसा कारनामा किया जाए जिससे एक साथ 2 तीर साध सकें हम। किंग मेकर की भूमिका यहाँ पर निभाते हैं ललित मोदी साहब, और शरद पवार साहब को यहाँ पर बनवा देते हैं बीसीसीआई का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। इससे 2 काम होता है, एक तो सालों पुराना दालमिया साहब से जो हिसाब था वो भी उन्होंने चुकता कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट खुद भी बन जाते हैं। अब इन्होंने ना, आप देखोगे इनका मैनेजमेंट या कॉमर्शलाइजेशन वाला जो एंगल है ना, बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी ठीक है, चीज़ों में पैसा लगा करके एक तरीके से ट्रस्ट को जीतना लोगों का बहुत अच्छे से करते थे। जैसे राजस्थान के अंदर में जब ये प्रेसिडेंट थे ना, आरसीए के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है वहाँ पर लगभग कितने 20 करोड़ रुपए रेनोवेशन के ऊपर किए थे। खासकर वो जो टेप होती है ना स्टेडियम के पास, बाउंड्री वाली जो टेप होती है, उसके ऊपर इश्तेहार चलाने लगे, और उस इश्तेहार से 15 लाख रुपए एक एक स्पॉट के वहाँ पर वसूलने लगे। तो बोर्ड के पास भी काफ़ी पैसा आया। यहाँ पर भी जैसे ही उन्होंने एंट्री की बीसीसीआई के अंदर में 2006 के, सोनी से वहाँ पर डील हो रही है। निम्बस एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसे लगभग 6-7 मिलियन डॉलर, जो आज के समय में लगभग 2,500 करोड़ की वैल्यू होगी शायद, उतने वैल्यू के ऊपर ये टीवी राइट्स को बेचते हैं 4 साल के लिए निम्बस को। लेकिन अभी भी इनका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है। मकसद इनका क्या था? आईपीएल के फॉर्मेट को शुरू कराना। अब आईपीएल को शुरू करने के लिए सबसे पहले T20 फॉर्मेट को हिट कराना पड़ेगा, उसको क्रेज़ को बढ़ाना पड़ेगा। 2006 तक बहुत बड़ा कोई क्रेज़ था नहीं, दिनेश कार्तिक 1-2 कहीं पे मैच, एक टूर्नामेंट जीते थे, पर उतनी हवा नहीं थी क्योंकि सीनियर प्लेयर्स उसमें खेल नहीं रहे थे। 2007 में वर्ल्ड कप में जाते हैं, और ये स्पेसिफिकली सबको बोल देते हैं कि भाई जो भी यहाँ पर 6 छक्के लगाएगा ना, उसको यहाँ पर एक कोई बहुत लग्जरी गाड़ी है, शायद पोर्शे या कोई और गाड़ी है, वो हमें युवराज सिंह 6 छक्के लगाते हैं, उनको तो मौका मिल जाता है भाई स्टुअर्ट ब्रॉड से उनकी वहाँ पर फील्ड के ऊपर थोड़ी सी घास नहीं हो जाती है, मौका मिलता है, दे देते हैं 6 छक्के। ये वाला वीडियो तो दुनिया भर ने देखा हुआ है, वायरल है ना। अब ये चीज़ पूरे देश के अंदर में एक माहौल बना। धोनी साहब का एक अपलिफ्टमेंट आपको दिखाई देता है, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो उनका नाम, और जो पुरानी जनरेशन है ना वो इससे दूर थी, तो उसने दूरी बनाई। वो 50 ओवर्स को खेल रहे थे, तेंदुलकर साहब थे, द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, बाकी लोग थे। यहाँ पर एक नई टीम का ओरिजिन आपको दिखाई देता है। इसी पे मौके पे चौका मारना चाहते हैं, लेकिन ललित मोदी साहब को एक चीज़ और पता है कि देखो क्रिकेट के तौर पे तो इस मॉडल को सक्सेस किया सकता है, लेकिन अगर इसको एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनानी है, देश की सबसे सुपर हिट इंडस्ट्री बनाना है, तो वहाँ पर आपको
क्रिकेट के साथ साथ बॉलीवुड का भी सपोर्ट चाहिए होगा। बॉलीवुड का जब तक मसाला नहीं डालोगे तब तक ये चीज़ नहीं होगी। और राजस्थान रॉयल्स के शुरुआत समय में जो एक को ओनर रहे हैं, यूके के बेस्ड बिलियनियर है जिनका नाम है मनोज बदाले। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी इन अ न्यू इनिंग, उसके अंदर वो बताते हैं कि मुझे तो ज़्यादा बॉलीवुड का पता नहीं था उस समय। ये मुझे जानकारी मिली कि बॉलीवुड के अंदर में कई सारे कैटेगरीज होती हैं, कुछ बी लिस्टर एक्टर्स हैं, कुछ ए लिस्टर एक्टर्स हैं, कुछ डबल ए लिस्टर एक्टर्स हैं, जैसे सलमान खान साहब और बाकी सारे लोग, और उसके बाद आता है बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा शाहरुख खान। ये बात है 2007-8 की, जब शाहरुख खान अपने पीक पे होते हैं। सलमान खान के साथ उनकी एक मूवी क्लैश होती है, ओम शांति ओम। सलमान खान की सावरिया आ रही है, इनफैक्ट सलमान खान उसमें लीड में नहीं थे, रणबीर थे, सलमान का सिर्फ कैमियो था, और डायरेक्टर भी बहुत बड़ा था उस मूवी का, सावरिया का, है ना, संजय लीला भंसाली साहब बड़ी बड़ी ग्रैंडर मूवीज़ बनाते हैं, बहुत पैसा कमाती है मूवीज़। इस क्लैश के बावजूद शाहरुख खान साहब की जो मूवी है वो 70 करोड़ से ज़्यादा कमाती है, और कहा जाता है कि अगर उस समय सावरिया नहीं आई होती तो गजनी की जगह पर ये मूवी पहली 100 करोड़ की मूवी भी होती। इससे पहले वो चक दे करके क्रिटिकल अक्लेम ले चुके थे, ओम शांति ओम से कॉमर्शियल सक्सेस दिखाई उन्होंने। एक अलग ही राइज था, अलग ही चमक थी उस समय, अभी भी है। शाहरुख खान साहब देश के क्या दुनिया के सबसे बड़े और रिचेस्ट भी एक्टर हो चुके हैं, हर साल उनका स्टेचर बढ़ता है, लेकिन वो एक शुरुआती समय था जब वो लार्जर देन लाइफ वाली इमेज को, है ना, देश का सबसे बड़ा सितारा बन रहे थे, सबसे बड़े ब्रांड बन रहे थे। 2008 में रब ने बना दी जोड़ी आती है, और बड़े अजीब मोमेंट पे आती है, बिकॉज 26/11 का अटैक होता है, और उस अटैक के जस्ट लगभग कुछ 2-3 हफ्ते बाद ये मूवी, 1 महीने बाद लगभग ये मूवी आती है। और डिस्पाइट दैट देश में डर है, लोगों में डर है। शाहरुख खान साहब का जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना, वो यूपी बिहार नहीं है, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है उनकी, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस है, मुंबई जैसे बड़े शहर में ही उनकी मेजर ऑडियंस है, दिल्ली एनसीआर के अंदर में, और यहाँ पे थोड़ा डर बना हुआ था, क्योंकि हमला भी अभी हुआ था, कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ था, पर फिर भी उनकी मूवी यहाँ पर 84-86 करोड़ के आसपास का धंधा करती, अगेन बैक टू बैक सक्सेस मिल रही है। तो सबको रियलाइज था भाई कि शाहरुख खान को, नेहा धूपिया ने भी ना एक बहुत पहले बात कही हुई थी आज से, कि भारत में सिर्फ 2 चीज़ें बिकती हैं, एक सेक्स और एक शाहरुख खान। इनफैक्ट ओम शांति ओम से क्लैश करने के बाद उस समय आई थिंक कोई बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप था, उनसे पूछा गया कि इस क्लैश से आप क्या सीखे, तो उन्होंने कहा कि हमें यह पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप शाहरुख खान से क्लैश नहीं कर सकते हो। नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर प्रोडक्ट, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, यू डू नॉट डेयर टू क्लैश विद शाहरुख खान व्हेन ही इज एट इट्स हिज पीक। तो ये शाहरुख खान का पूरा माहौल था। अब ललित मोदी साहब उनको कैसे लाएं, आपको लग रहा होगा कि तो अनजान है, वो तो ललित मोदी साहब का क्या, नहीं, ललित मोदी साहब और ये बचपन से एक दूसरे को हाथ में जानते थे। बचपन मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बचपन से, सेंट कोलंबस के अंदर में पढ़ाई हुई है शाहरुख खान साहब की, और वहाँ पर रहते रहते इनका एसोसिएशन ललित मोदी साहब से हुआ था। तो एक चीफ मिनिस्टर को भी जानते हैं और देश के सबसे बड़े सुपरस्टार को भी जानते हैं ललित मोदी साहब। ये जो कनेक्शन है ना, उनके बड़े काम आए। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में हमारे कनेक्शन जो है, नेटवर्क हमारे बड़े काम करते हैं। कितने लोग को सौभाग्य मिलता है कि देश का एक मुख्यमंत्री और देश का सबसे बड़ा, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार आपका दोस्त हो, ये पहुंच जाते हैं शाहरुख खान को, ये सजेशन देते हैं। शाहरुख खान हॉकी खेले हैं कॉलेज के लेवल पर, ठीक है ना, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला है उनको अपने कॉलेज के अंदर में, बड़े बड़े डी में हंसराज से पढ़े हैं, जेएनयू के साथ या जामिया के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन क्रिकेट से उनका बहुत ज़्यादा कोई वो था नहीं संपर्क, है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट उनको फुटबॉल के अंदर में था। तो उनका मुझे इस गेम के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, और जो अमाउंट आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि ऑक्शन जो लगने वाला है वो ऑक्शन $50 मिलियन लगभग चाहिए, उस समय बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था ये 50, आज से आप देखोगे 2007-8 की बात देखोगे, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो ये अमाउंट कैसे आएगा, ये तो पूरी बहुत बड़ी सेविंग है, मूवीज़ भी बनानी है मुझे, और स्टार्स या कोई भी बड़ा इंसान होता है ना, उसके पास लिक्विड मनी तो होता नहीं है सारा, कुछ रियल इस्टेट में है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने की है, तो आपके पास जो लिक्विड मनी है, नगद पैसा है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर 50 मिलियन और उससे भी ऊपर बोली जा सकती है, तो बेस प्राइस है $50 मिलियन, जिस पे बोली आपको देखने को मिलेगी। देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठेंगे, अनिल अंबानी, बिरला साहब, मुकेश अंबानी, है ना, विजय माल्या उस समय अभी डूबे नहीं थे, वो भी वहाँ पर होंगे। आरसीबी की बोली उन्होंने लगाई थी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 7-8 टीम की बोली लगाई थी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी 10 टीमों का प्लान होता है कि 10 टीमें ऑक्शन के अंदर में आएंगी, कुछ 10-12 टीमें, और कई सारी टीमें के ऊपर कोई बोली नहीं लगाता है, उन शहर के लोग आते नहीं वहाँ पर। यूपी से भी कानपुर भी था उस समय, अहमदाबाद भी था, पर इनके ऊपर कोई बोली नहीं लगाता है। शाहरुख खान साहब खुद कई सारी टीमों के लिए बोली लगाते हैं। उनकी प्रायोरिटी थी मुंबई, सेकंड उनकी प्रायोरिटी शायद अहमदाबाद थी, थर्ड प्रायोरिटी उनकी दिल्ली थी, और इसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी उनकी कोलकाता थी। तो फोर्थ प्रायोरिटी उनको वहाँ पर मिलती है। 50 बिलियन की जगह 75 बिलियन नहीं, सॉरी, $75 मिलियन यहाँ पर वैल्यू पहुँच जाती है ऑक्शन के अंदर में। तो उनको अपनी जो दोस्त हैं और उनके सुपर जो रिच हस्बैंड हैं, जूही चावला जी के जो हस्बैंड हैं जय मेहता, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ में एक एसोसिएशन करना पड़ता है, पार्टनरशिप करना पड़ता है इस अमाउंट को पे करने के लिए। यहाँ पर 55% की जो होल्डिंग है वो जाएगी शाहरुख खान साहब के पास, और बाकी जो 45% है वो मेहता ग्रुप के पास आपको देखने को मिलेगी। अंबानी साहब को भी पहुँचते, उनको भी समझाया होगा, ठीक है ना, कि भाई आगे चल के आप स्पॉन्सर बन सकते हो, और सबसे बड़ा तो आपको यहाँ पर डाटा मिलेगा, है ना, आप तो जिस तरीके के सेक्टर में काम करो, आपके लिए डाटा इज़ गोल्ड। आप टेलीकॉम में आना चाहोगे बाद में, या किसी भी इस तरह के सर्विस सेक्टर में आओगे, एंटरटेनमेंट में आओगे, तो डाटा इज़ अ माइन फॉर यू। तो वहाँ पर मुकेश अंबानी साहब भी ले लेते हैं। इनफैक्ट अनिल अंबानी साहब भी बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट
स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। और वो मैक्सिमम जो बोली लगाते हैं उनको कोई टीम नहीं मिलती है। सोचिए आप, शाहरुख खान एक टीम को ले लेते हैं और अनिल अंबानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी उस बोली को आगे नहीं जा पाते। शायद उनको लगा नहीं होगा कितना ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर होगा। $50 मिलियन तक की वो बोली लगाते हैं, लेकिन टीम जो है वो 75 तक जाती है। इनफैक्ट वो मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा उनको मन था बोली लगाने का और ऑक्शन जीतने का, लेकिन मुंबई की बोली को मुकेश अंबानी साहब $111 मिलियन के आसपास में लेते जाते, जो बहुत बड़ा था, उनके लगभग 50 मिलियन का अंतर था। तो मुकेश अंबानी को वो टीम मिल जाती है। विजय माल्या भी कई सारी टीमों के लिए लगाते हैं, लेकिन उनको बैंगलोर की टीम वहाँ पर मिलती है। उनका भी प्रेफरेंस बैंगलोर नहीं था, कई और टीमों को वो लेना वहाँ पर चाह रहे होते हैं। इनफैक्ट मल्टीपल टीम्स के वो ओनर बनना चाहते हैं विजय माल्या साहब। वो तो अपने टीपू सुल्तान की तलवार खरीदने के लिए और इस तरह के उल जुलूल खर्चे करने के लिए जाने जाते थे। तो इस तरीके से ये बिडिंग हो जाती है। अच्छा, बिडिंग को थोड़ा सा आसान करने के लिए ना इसके अंदर में एक और चीज़ को रखा गया कि आपको टोटल पैसे हैं वो एक साथ नहीं देने, यानी कि अगर $100 मिलियन की डील है तो आपको 10 साल तक $10 मिलियन देना है। तो शाहरुख खान की जो डील थी, उनको बोला था कि जितना भी यहाँ पर बिडिंग जाएगी प्राइस, जो कि गई इवेंचुअली 75 मिलियन, आप सिर्फ 50 मिलियन वहाँ पर देना। और इस 50 मिलियन का वहाँ पर उनको 10% उसी साल में उसी समय पर देना था, जो कि $5 मिलियन था। अब शाहरुख खान साहब का लक कहो या जो भी चीज़ कहो, सारी दुनिया उनको चाहती है, बड़ा बड़ा ब्रांड उनको चाहता है। नोकिया कई सारे सालों से, नोकिया उस समय डूबा नहीं था, बहुत बड़ी कंपनी, हर इंसान नोकिया चाहता था, है ना। ये एंड्रॉइड उस समय उतना 2007-8 में क्रेज़ था नहीं टच स्क्रीन फ़ोन्स का। तो नोकिया उनको बहुत समय से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे देखना चाह रही थी, और कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, डील हो नहीं पा रही थी। ललित मोदी साहब ने एक डील साइन करवा दी कि आपकी जो टी शर्ट या शर्ट है जो टीम की ना, उसके ऊपर यहाँ पर लोगो रहेगा नोकिया का, नोकिया आपका चीफ शर्ट स्पॉन्सर रहेगा। और ये डील होती है आउटराइटली नगद, वहाँ पर नगद मतलब जो सीधे तौर पर नोकिया $5 मिलियन देता है, यानी कि फ्री हो गई टीम एक तरीके से। आपको 5 मिलियन पहले साल में देने थे, वो अपफ्रंट फीस आपकी कैंसिल हो गई। साथ ही साथ में जो किट की डील से ये सारी डील हुई, तो इससे इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो गया, ठीक है ना। और उनको उस समय शायद पता होता शाहरुख खान को कि आगे जा करके टीमें इतने में बिकने वाली हैं, तब तो फिर क्या ही बात थी, है ना। काफ़ी सही समय पे सही जगह पे पहुंच गए। तो इस तरीके से ये पूरी डील हो जाती है। अब इनका जो स्टेचर है ललित मोदी साहब का एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बढ़ जाते हैं। इनकी कई सारी झड़प की स्टोरी जो कभी हम और बताएंगे। आईपीएस अधिकारियों तक से भी इनकी झड़प हो चुकी है। एंट्री नहीं दी, टिकटें फाड़ करके दरवाजे से कर दी। इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, पावरफुल ऑफिसर्स होते हैं, उनकी टिकटें फाड़ के ग्राउंड के अंदर में उनको एंट्री नहीं दी, जब ये आरसीए के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक किसी पुलिस वालों को तो ऐसे ही थप्पड़ मार दिया करते थे, इस तरीके का इनका वो था। तो थोड़ा सा ईगो वाली प्रॉब्लम भी वहाँ पर जन्म ले रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईगो प्रॉब्लम जितनी भी हो जाए, पॉलिटिकल फिगर से जो समय पावर में, उससे वहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए। इनकी डाउनफॉल की स्टोरी भी यहीं से शुरू होती है, और इनके साथ कई लोग के डाउनफॉल वहाँ पर शुरू होते हैं। इनका थोड़ा सा जो बहस है या एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है देश के उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब से। इलेक्शन होने थे 2009 के अंदर में, तो शुरुआत का आईपीएल सीजन तो हो गया था। 2009 का जो आईपीएल सीजन होना था, उस समय इलेक्शन के डेट और ये आईपीएल का एक साथ था। तो चिदम्बरम साहब ने कहा कि भाई इसको थोड़ा सा डिले करा दो, कुछ हफ्तों इसको पोस्टपोन कर लो। शायद वहाँ पर 5 हफ्ते की बात थी। अब ये वही बात हो जाती है ना जैसे महाभारत के अंदर में थी। कृष्ण जी ने पांडवों की तरफ से जा करके एक थोड़ा सा वो मीडिएशन किया था कि हमें कुछ इतना 5 गज के बराबर या कितने के बराबर वहाँ पर भूमि वहाँ पर दे दो। तो क्या कहता है कि भाई सुई की नोक पे दुर्योधन कह रहा है कि भाई सुई की नोक पे रखी जा सके उतनी भी भूमि भी नहीं दूंगा। तो थोड़ा सा ईगो था। अब उससे पूरी महाभारत हुई, फिर 100 के 100 भाई मारे गए, पूरा कुरुवंश के अंदर में आपको देखने को क्या मिला, है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर था। इन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका चले गए, और उसके बाद ये थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है, जो होम मिनिस्टर है, लगा कि भाई ये तो मजाक है चल रहा है कि वो आपका पूरा का पूरा एसोसिएशन, जो पूरा का पूरा टीम है, वो उठा करके साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के अंदर में होस्टिंग करवाई जा रही है। तो ये थोड़ा सा एक फिर ईगो वाली प्रॉब्लम बनती है। अब उसके बाद में क्या हुआ, बैकड्रॉप में बहुत सारे केसेस लगे, जिसके ऊपर कभी और एक डाउनफॉल ऑफ ललित मोदी साहब के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो हम चीज़ों को लेकर के आएंगे। अब इसकी वजह से ये धीरे धीरे अपने क्लाउड को खोने लगते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पर बढ़ने लगता है। नाउ इनको पोस्ट से भी हटा दिया था, इनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगते हैं, फेमा के अंदर में भी कई सारे केसेस लगते हैं, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगते हैं इनके ऊपर, धांधली के चार्जेस लगते हैं। जो बिडिंग है उसके अंदर में भी कई सारी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है। अच्छा, 2010 के अंदर में आईपीएल के अंदर में 2 नई टीमें आनी थी, ठीक है ना। और वहाँ पर इन्होंने 2009 में बीसीसीआई के रूल्स के अंदर में कुछ चेंज किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहला कि जो इन टीमों के लिए बोली लगाएगा उसके पास एटलीस्ट $1 बिलियन की नेटवर्थ होनी चाहिए, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी भाई। शाहरुख खान साहब अब जा करके उनकी $1 बिलियन की नेटवर्थ यहाँ पर क्रॉस हुई है इतने सालों बाद, तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा $100 मिलियन आपको अपफ्रंट देने पड़ेंगे, सामने उसी समय देने पड़ेंगे। तो कई सारे जो ग्रुप्स हैं ना, जैसे जागरण मीडिया जो है वो भी लगाना चाहता था, और इसके अलावा सहारा भी लगाना चाहता था वहाँ पर बोली, शायद लखनऊ की तरफ से कोई टीम को खरीदना चाहता था, तो समय सहारा भी डूबे नहीं थे साहब। तो वो इसकी कंप्लेन कर देते हैं बीसीसीआई से। बीसीसीआई इसके ऊपर एक्शन लेता है, रूल को वापस से बदल दिया था, ये क्लॉजेस को हटा दिया था। ये जो 1 बिलियन नेटवर्थ वाला था उसको पूरी तरीके से हटा देता है। $100 मिलियन का जो अपफ्रंट पैसा वहाँ पर देना है आपको, वो उसको $10 मिलियन के आसपास कर दिया जाता है, और इनको इनके पद से भी हटा देता है, बिकॉज फेमा वोमा के पूरे केस चल रहे थे। अब इन्होंने ट्विटर के ऊपर फिर थोड़ी सी वही होता है ना कि ट्विटर के ऊपर मत जाओ, कपिल शर्मा भी गए, बहुत सारे लोग जाते हैं और बड़ा नुकसान अपना करते हैं, वो भी पॉलिटिकल फिगर से। उन्होंने आरोप लगा दिए। उस समय एक नई टीम आ रही थी,
पहले इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ये अडानी ग्रुप और वीडियोकॉन को फ़ायदा देने के लिए इस तरीके के रूल्स को लेकर के आए थे। अब ललित मोदी साहब ने सामने से फिर कुछ दूसरे यहाँ पर जो आरोप हैं वो लगाएं सरकार से जुड़े लोगों के ऊपर। शशि थरूर साहब वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में एक जूनियर एमईए के तौर पे जुड़े हुए थे, ठीक है ना, मंत्री साहब थे। और वो कोची की टीम की तरफ से एक बड़ा उसको पुश कर रहे थे, है ना, बिकॉज केरला के हैं तो कोची की टीम को वहाँ पर लिस्ट करवाना चाहते थे, एटलीस्ट ये शशि थरूर साहब का कहना था। अब यहाँ पर जब ये डील होती है ना तो उसमें देखने को मिलता है कि कुछ शेयर्स किसी इंसान को फ्री में दे दिए गए। वो जो डील थी उसमें पता चला कि जो शेयर्स हैं जिसकी कीमत लगभग 70 करोड़ के आसपास है, वो किसी को फ्री में दी गई, फ्री इक्विटी दी गई है। और इन्होंने पूछने की कोशिश की ललित मोदी साहब ने, जो इनको बताया नहीं गया, सीधे आंसर नहीं मिले। बाद में इनको पता चलता है कि वो जो जिनको शेयर दिए गए, ये स्वीट शेयर बोला गया इसको, ये सुनंदा पुष्कर जी थी, जिनकी बाद में जाकर के शशि थरूर साहब से शादी भी जाती। तो काफ़ी आरोप लगाए कि ये फ़ायदा दिलाने के लिए शशि थरूर साहब ने ये सब किया हुआ था। शशि थरूर को रेजिग्नेशन भी देना पड़ा था उस समय एमईए की अपनी पोस्ट से। और यहाँ पर इनका फिर जो हालत है और ख़राब जाती, फिर ये निकल लेते हैं लंदन, और उसके बाद कभी भी ये लंदन से वापस नहीं है। आईपीएल आगे चलता जाता है और आईपीएल का आज आप जिस जगह पर, जिस मुकाम पर उसको देख रहे हो, वहाँ पर पहुँच चुका है। तो कितने सारे यहाँ पर आप देखोगे डाउनफॉल हैं, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ में। प्रीति जिंटा जुड़ी हुई हैं, शिल्पा शेट्टी जुड़ी हुई हैं, कई लोग आए कई लोग गए। शुरुआत में जो ओरिजिनल लोग इसको खड़ा करने में जुड़े थे उसमें सबसे जो आज के समय में एक्टिव और उतने ही ताकतवर या उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, वो शायद सिर्फ शाहरुख खान बचे हुए हैं। आज अभी रिसेंट न्यूज़ आई कि मेहता ग्रुप से वो लगभग 35% केकेआर के जो शेयर हैं उसको खरीद रहे हैं, यानी कि टोटल होल्डिंग शाहरुख खान साहब की 4000 करोड़ और लगाने वाले हैं, जिसके बाद उनकी टोटल होल्डिंग शाहरुख खान साहब की लगभग 90% हो जाएगी केकेआर के अंदर में। तो लोग अपनी टीमों को बेच रहे हैं, स्टेक्स कम कर रहे हैं, शाहरुख खान साहब बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक अलग ही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। आज अभी हम जब बात कर रहे हैं तो आईपीएल के मैच हो रहे हैं, इतने सारे सीज़न हो गए, मुझे तो याद भी नहीं कौन सा अब सीज़न चल रहा है। 7-8 से अगर आप देखोगे, अभी हमको लगभग मेरे ख्याल से कितने 20 साल होने को हैं। आने वाले 1-2 साल के अंदर में आईपीएल के 20 साल पूरे हो चुके होंगे और कितने सारे स्टोरीज इसके अंदर में अनफोल्ड हुई। आपकी आईपीएल से जुड़ी हुई कौन सी फेवरेट मेमोरी है, चैट के अंदर में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कई सारी इन्फॉर्मेशन हमने डालने की कोशिश की, आपको क्या पता था क्या नहीं पता था, बस ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के रिकमेंडेशन को भी आप ज़रूर दे सकते हो, शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे और भी कंटेंट को यहाँ पर हाईली रिसर्च कंटेंट को यहाँ पर आपके साथ में साझा कर सकें। थैंक यू, गुड बाय।